नमस्कार। देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हमारा गोदी मीडिया बहुत ही शातिर है, या फिर यूं कह लें कि वो बहुत ही मंदबुद्धि है, बहुत भोला है। इसलिए सरकार की तरफ से जो आंकड़े आते हैं उनको वो वैसे ही परोस देता है, क्योंकि उसे लगता है कि यही सही आंकड़े हैं। और उनकी जो व्याख्या करता है वो भी हमें चौंकाने वाली लगती है, क्योंकि उनकी व्याख्या भी उसी तरह की होती जैसे कि सरकार चाहती है। अब देखिए कि देश के तमाम बड़े नामी गिरामी चैनलों और उनके नामी गिरामी एंकर्स ने अभी जब एनसीआरबी की रिपोर्ट आई तो उसको लेकर एक तुमार बांधना शुरू कर दिया, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के शासन को लेकर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर। जो आंकड़े आए हैं उनमें ये बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में 2023 में एक भी दंगा नहीं हुआ, और ये योगी आदित्यनाथ की बड़ी उपलब्धि है। ये उनका मॉडल है उत्तर प्रदेश को चलाने का, जिसमें एक भी दंगा नहीं हुआ। जो पूरी सूची आई है उसमें बीजेपी और एनडीए शासित कई राज्य हैं जहां दंगे हुए हैं, उनका तो उस तरह से पोस्टमार्टम नहीं किया गया। जैसे बिहार में 107 दंगे हुए इसी 2023 में, उनके बारे में अलग से कोई चर्चा नहीं की गई कि वहाँ तो बीजेपी ही सत्ता में है, फिर वहाँ क्यों हो रहे हैं। या आप ले लें महाराष्ट्र को जहाँ 27 दंगे हुए, आप ले लीजिए मध्य प्रदेश को जहाँ 18 दंगे हुए, हरियाणा को ले लीजिए जहाँ 11 दंगे हुए, गुजरात को ले लीजिए जहाँ 5 दंगे हुए, और राजस्थान में भी एक दंगा हुआ। तो बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में दंगे हो रहे हैं, उनकी अलग से कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कमाल कर दिया है उत्तर प्रदेश में कि वहाँ पर उन्होंने एक तरह से दंगे पूरी तरह से रोक दिए हैं। लेकिन क्या ये सचमुच में कमाल है? क्या सचमुच में दंगे रुक गए हैं, या इसके पीछे कोई और वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दंगे तो हो रहे हैं, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही हैं, या दंगों का स्वरूप ही बदल दिया गया है? दंगे उस शक्ल में नहीं हो रहे हैं जिन्हें दंगे कहा जाए, लेकिन दरअसल पूरे राज्य का माहौल इस तरह का कर दिया गया है जिसमें अब दंगों की ज़रूरत नहीं है। दूसरे तरह से जो आपके शत्रु हैं, जिन्हें आप शत्रु मानते हैं, यानी मुस्लिम समुदाय, उसको टारगेट करके और जो दंगे में करना होता है वो दूसरे तरीके से उनको दबाना है, या परेशान करना है, या खून खराबा करना है उनके खिलाफ, उसका इंतज़ाम कर लिया जाता है। तो ये जो पूरा मामला है, ज़रा इसको ठीक ढंग से समझने की ज़रूरत है। एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि 2023 में कोई दंगा नहीं हुआ, और ये भी कह रही कि जहाँ राष्ट्रीय जो औसत है अपराधों की, उसमें भी 25% की कमी आई है। ये भी नोट करने वाली बात है। उत्तर प्रदेश जो कि 24 करोड़ की करीब आबादी है, वहाँ लगभग 4.25 करोड़ मुस्लिम हैं, 19 करोड़ के आसपास हिंदू हैं। वहाँ पर भाईचारा, अमन, शांति कायम हो गई है और अपराध भी खत्म हो गए हैं। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो, जो कि केंद्र सरकार के मातहत काम करता है, लेकिन उसका अपनी कोई रिसर्च पद्धति नहीं है। वो राज्यों से जो आंकड़े मिलते हैं उन्हीं को एनालाइज करके दे देता है। अगर राज्य सरकारें गलत आंकड़े दे दें तो वो तस्वीर गलत होगी, सही आंकड़े दे दें तो सही होगी। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने तमाम पुलिस अधिकारियों को कह दिया हो कि आप अपराधों की एफआईआर दर्ज ही ना करें, और ऐसा बहुत सारे राज्यों में होता है, बहुत सारी राज्य सरकारें करती हैं अपराध कम दिखाने के लिए। तो जो उत्तर प्रदेश में जो गिरावट देखी गई है उसकी एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि वहाँ पर अपराध दर्ज ही नहीं किए जा रहे हैं, तो वो रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रहे हैं। फिर ये भी होगा कि जिस तरह का आतंक कायम कर दिया है फेक एनकाउंटर के ज़रिए, या टारगेट करके कुछ कम्युनिटी को, कुछ जातियों को, उसकी वजह से थोड़ा कमी आ गई हो। लेकिन ये इसलिए कमी नहीं आई है कि पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद हो गई है। सरकार
कानून व्यवस्था के मामले में बहुत चुस्त दुरुस्त है और उसने ऐसे सारे उपाय किए हैं कि किसी भी तरह का क्राइम ना हो। तो ये दोनों चीज़ें हैं, इसको ध्यान में हमें रखा जाना चाहिए। अब देखिए, सांप्रदायिक दंगों का जो योगी के कार्यकाल का थोड़ा ब्यौरा दे दूं मैं कि 2017 में 195 दंगे हुए थे केंद्र सरकार के डाटा के अनुसार ही, और फिर 2022 में एनसीआरबी के दौरान दंगों का दावा किया गया कि शून्य हो गए हैं, और 2023 में एनसीआरबी कह रहा है पहली बार कि वहाँ एक भी दंगा नहीं हुआ। अब हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा संवेदनशील कोई राज्य इस देश में नहीं है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक तनाव रहता है, सांप्रदायिक झगड़े होते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं और सांप्रदायिक हिंसा होती है। ये पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है। और उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन भी सबसे ज़्यादा बायस्ड माना जाता है माइनॉरिटीज़ के खिलाफ और कुछ जातियों के खिलाफ। उसका चरित्र ही ये है। तो ऐसी सूरत में जिस राज्य में ये हालत हो, वहाँ पर एक भी दंगा ना होना, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। ये अविश्वसनीय आंकड़ा है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसको हम इस तरह से नहीं ले सकते कि सचमुच में ये कमाल योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। हमें ये देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सांप्रदायिक दंगे तो नहीं रुक गए हैं, लेकिन सांप्रदायिकता बढ़ गई है, सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ गई हैं, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ गई है। क्या ऐसा सांप्रदायिक भेदभाव बढ़ गया है? ये अगर आप इसकी स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश दरअसल देश में सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक सोच, हिंसा और नफरत वाला राज्य बन गया है योगी आदित्यनाथ के देखरेख में। अब देखिए, हेट स्पीच के मामले में अगर हिंदुस्तान में आप रायशुमारी करेंगे कि कौन से नेता हैं जो हेट स्पीच के उस्ताद हैं, तो आप पहला नाम योगी आदित्यनाथ का लेंगे। योगी आदित्यनाथ, खुद प्रधानमंत्री मोदी, हेमंता बिश्व शर्मा, इस तरह के कुछ नाम हैं जो हेट स्पीच के लिए जाने जाते हैं। और आपको याद होगा कि योगी आदित्यनाथ ने ही 80-20 का नारा दिया था, अली और बली का नारा दिया था, श्मशान और कब्रिस्तान की बात वो करते हैं और भी तमाम तरह की बात करते हैं। तो ये एक समझना चाहिए कि पूरा माहौल किस तरह का बन गया है। अब हम थोड़ा सा और विस्तार में जाते हैं कि जो चरित्र बदला है सांप्रदायिकता का, जिसमें बड़े पैमाने पर खूनी दंगे नहीं हो रहे लेकिन टारगेटेड हिंसा हो रही है। इसमें एक टारगेटेड हिंसा बुलडोजर जस्टिस के नाम पर हो रही है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है नवंबर 2024 में। लेकिन अभी आपने देखा कि बरेली में भी बुलडोजर चलाए गए गैर कानूनी तरीके से। कानून का सम्मान तो योगी सरकार करती ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए उसने ये सब किया। अब देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि 2022-23 के बीच में भारत में 128 मुस्लिम संपत्तियों की तोड़फोड़ हुई, जिनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में हुई। यूपी में ये कार्रवाइयाँ विरोध प्रदर्शनों या छोटे विवाद के बाद की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद ये सिलसिला अभी तक जारी है। उत्तर प्रदेश में जितनी भी ये संपत्तियां तोड़ी गई हैं, उनमें माइनॉरिटीज़ की 37% हिस्सेदारी, यानी उनकी आबादी तो उत्तर प्रदेश में 18-19% है, लेकिन 37% मुस्लिम इसके शिकार हुए हैं। 2022 से 24 के बीच में कम से कम 50 मुस्लिम घरों की संपत्ति को, दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया है, और जिसकी वजह से सैकड़ों मुसलमान, हज़ारों मुसलमान बेघरबार हुए हैं। उनका नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान हुआ है करोड़ों का। और इसको पनिशमेंट बाय डिमोलिशन ये इसका नाम दिया गया है। ये और सुप्रीम सरकार कहती है ये सामूहिक सज़ा है, लेकिन दरअसल ये गैर कानूनी तरीके से दी जाने वाली सज़ा है। अब देखिए, फेक इनकाउंटर के ज़रिए कैसे ये सांप्रदायिकता सामने आई है।
पुलिस का एनकाउंटर राज उत्तर प्रदेश में हम सब जानते हैं कि किस पैमाने पर वहाँ एनकाउंटर किए गए। अब थोड़ा कमी आई है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए थे। 2017 से 2027 के बीच में 23 के बीच में 10,713 एनकाउंटर हुए थे और उनमें 183 लोगों की मौत हुई थी और इन मौतों में 32 से 37% मुसलमानों की हुई थी। इसी तरह से 2023 से 2025 के बीच में 2000 एनकाउंटर हुए जिसमें 49 लोग मारे गए और उसमें फिर 37% लोग मुस्लिम समुदाय से थे। तो ये बिल्कुल साफ है कि कैसे फेक एनकाउंटर के वो शिकार किए जा रहे हैं, बुलडोज़र जस्टिस के शिकार किए जा रहे हैं और ये बताता है कि किस तरह से पूरा चरित्र सांप्रदायिक दंगों का बदल गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच 2025 की वर्ल्ड रिपोर्ट और USCIRF की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार यूपी में मुसलमानों के खिलाफ स्टेट स्पॉन्सर्ड उत्पीड़न बढ़ा है, जिसमें 79% मुसलमान भविष्य में हिंसा को लेकर डरते हैं। ये एक आंकड़ा है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए और उत्पीड़न के और भी बहुत सारे तरीके उत्तर प्रदेश की सरकार ने खोजे हैं, योगी आदित्यनाथ ने खोजे हैं। उनमें मॉब लिंचिंग का है, धार्मिक स्थलों पर हमले और धमकियां ये भी उसका हिस्सा हैं। ये घटनाएं अक्सर सांप्रदायिक तनाव, राजनीतिक बयानबाजी और कानूनी दुरुपयोग से जुड़ी होती हैं। हम कुछ आंकड़े ले सकते हैं जो कि मानवाधिकार संगठनों के ज़रिए हमें हासिल हुए हैं। जैसे मॉब लिंचिंग को लीजिए, 2000 इसी साल के आंकड़े हैं ये। अभी 13 से 18 जनवरी के बीच मोहम्मद सलमान की हत्या की गई थी। ये सहारनपुर में 27 वर्षीय मुसलमान को चोरी के आरोपों में ग्रामीणों ने उल्टा लटकाकर मार डाला था। इस मौत के बाद FIR चोरी के लिए हुई, लेकिन जिन्होंने पीट कर मारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरह से 15 मार्च 2025 को मोहम्मद शरीफ की मौत हुई। 48 वर्षीय मुसलमान मोहम्मद शरीफ को होली के दौरान रंग फेंकने पर आपत्ति जताने पर हिंदू युवकों ने पीटा। पुलिस ने बताया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन जाहिर है कि ये पिटाई से हुई थी। उनकी मौत के बाद 5 पर FIR हुई, 3 गिरफ्तार हुए। विरोध में फिर यही नहीं हुआ, उनको तो ठीक किया, लेकिन मुस्लिम पक्ष पर भी FIR कर दी, वो भी 117 लोगों पर। 2024 की घटना लीजिए, गौरक्षा के नाम पर हमला हुआ। मवेशी तस्करी के संदेह में एक मुसलमान को पीटा गया, वो अस्पताल जाते जाते मर गया। 9 मुस्लिम मौतें तो राष्ट्रीय स्तर पर हुई हैं। तो ये एक रूप है। फिर धार्मिक स्थलों पर हमलों का एक और रूप है। धार्मिक स्थल पर हमले अक्सर सर्वे के नाम पर तोड़ फोड़ या कवरिंग के रूप में होते हैं, जो हिंदू संगठनों के दावों से प्रेरित हैं। 2025 में यूपी के भारत नेपाल बॉर्डर पर एंटी एनक्रोच ड्राइव में 286 अवैध तथा कथित अवैध धार्मिक स्थल हटाए गए, जिनमें 30 मस्जिदें थीं, 225 मदरसे, 25 मजारें और 6 ईदगाह शामिल थे। तो ये मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को या उनके संस्थानों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, शिक्षा संस्थानों को, वो भी देख लीजिए। अब देखिए संभल मस्जिद का जो विवाद है उसको किस तरह से छेड़ा गया, वहाँ पर कैसे सर्वे के नाम पर माहौल बिगाड़ा गया और फिर मुसलमानों पर गोली चलाई गई, जिसमें 6 मुसलमान मारे गए और उसके बाद फिर मुसलमानों के खिलाफ ही कार्रवाई की गई। उन्हीं को पकड़ा गया, उन्हीं को गिरफ्तार किया गया, उन्हीं के खिलाफ केस बनाए गए और ये लगभग जैसे बाबरी मस्जिद का ध्वंस किया गया था उसी अंदाज में ये सब हुआ। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का सर्वे भी उसी तरह से हुआ। अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा से 4 राइट्स हुए और 10 मौतें हुई, उनमें से 9 मुसलमान थे। ये हमले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन माने जाते हैं, जो 1947 की स्थिति को बनाए रखने के लिए। अब और देखिए किस तरह से हेट स्पीच और धमकियाँ, बिल्कुल ये तो रोज़मर्रा की बात है। हर दिन अभी बरेली के मामले में किस भाषा में योगी आदित्यनाथ ने धमकियाँ दी थी हम सब जानते हैं और किस पैमाने पर वहाँ हिंसा हुई।
ये भी देखा हमने, गिरफ्तारियां हुई। तो राजनीतिक रैलियों में 2024 में यूपी में 242 हेट स्पीच के इवेंट हुए, ज़्यादातर मुसलमानों के खिलाफ। योगी आदित्यनाथ ने अकेले 86 इस तरह के हेट स्पीच दिए हैं और उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनका कुछ और ब्यौरा ले लीजिए। योगी आदित्यनाथ ने 21 मई 2024 को श्रावस्ती में कहा था कि विपक्ष हिंदू संपत्ति बांग्लादेशी घुसपैठियों को दे देगा। फिर साध्वी सरस्वती जो हैं, नाम सरस्वती है लेकिन जो हैं वो जानते ही आप, 22 सितंबर 2023 को वाराणसी में मुसलमानों से कहा कि मुसलमानों से भाईचारा असंभव है, तलवारी खरीदो, धार्मिक युद्ध के लिए आर्थिक बहिष्कार करो मुसलमानों का। हिंसा भड़काने वाली ये घटना थी, लेकिन FIR भी नहीं हुई। फिर देखिए यति नरसिम्हानंद सरस्वती, तो जानते ही आप कितने बदनाम हैं इस मामले में। 29 सितंबर 2023 को उन्होंने इस्लाम और मुसलमानों का सफाया करने की बात कही थी। खतरनाक स्पीच थी, गिरफ्तारी की मांग की गई, कुछ नहीं हुआ। प्रवीण तोगड़िया ने 30 जनवरी 2024 को आगरा में कहा था कि मुसलमानों की छाती पर पैर रखकर मंदिर बनाएंगे। धार्मिक स्थलों पर उन्होंने हिंसा को बढ़ावा दिया, कभी कुछ नहीं हुआ। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। हम देखते हैं कि जब कांवड़ यात्रा होती है तो सबसे कहा जाता कि अपने नाम लिखिए, दुकानदारों पर ये ज़बरदस्त बनाया जाता है माहौल, और जो छोटे मोटे मांस का व्यापार करने वाले हैं तो उनके बंद करवा दिए जाते हैं। तो एक स्तर पर यह भी हो रहा है कि उनका आर्थिक बहिष्कार करके उनको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही। तो ये सांप्रदायिकता के विभिन्न रूप हैं। अब योगी आदित्यनाथ इसका क्रेडिट ले सकते हैं कि कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, लेकिन ये सारे दंगे के विभिन्न रूप हैं और इस पर पर्दा डाल रहा है गोदी मीडिया, जो बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ का क्या शानदार मॉडल है कि एक भी दंगा नहीं हुआ। मैं तो कहूँगा कि ये सारे जो हैं इनको सबको दंगे की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, और जब इनको उस तरह से परिभाषित किया जाएगा तो ये देश में सबसे ज़्यादा दंगाग्रस्त राज्य निकलेगा। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में, उनकी रहनुमाई में उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।